इजिप्ट की ज़मीन बहुत सी हिस्ट्री से भरी हुई है। कैरो के शहर से 550 किलोमीटर दूर एक कदीम शहर बिडोस वाक़या है। बिडोस से 11 किलोमीटर दूर दरिया नील गुजरता है और इसके दूसरी तरफ रेत ही रेत है। 1988 की बात है। तूफानी आंधियों और मौसमी तब्दीलियों की वजह से जमीन से एक लकड़ी का स्ट्रक्चर निकलकर बाहर आया। इसे दीमक ने भी खाया हुआ था और इसकी हालत बहुत ही खस्ता थी। आर्कोलॉजिस्ट टीम ने सन 2000 में इसकी खुदाई का काम शुरू किया। इसकी खुदाई बहुत ही एहतियात से की गई। जो चीज लकड़ी की निकलकर सामने आई वो एक 70 फुट लंबी बोट थी। अब सवाल ये पैदा होता है, रेगिस्तान में भला बोट का क्या काम? मजीद खुदाई की गई तो पता चला एक नहीं ये 14 बोट एक ही लाइन में दफन की गई हैं। आर्कोलॉजिस्ट इनको पूरी तरह निकाल नहीं पाए क्योंकि इनकी हालत बहुत ही खस्ता हाल थी। अगर इनको निकालने की कोशिश की गई तो ये मुकम्मल तौर पर टूट जाएंगी, इसलिए सिर्फ इनके लकड़ी के सैंपल ही निकाले गए और इन सैंपल से पता चला ये बोट 5000 साल पुरानी है। तमाम बोट को एक ही लाइन में खड़ा किया गया था। एक सवाल पैदा होता है, इनको नील दरिया की बजाय रेगिस्तान में क्यों रखा गया? शुरू में तो ऐसा लगा जैसे नील दरिया इसके पास से गुजरता था, ये फ्लोट कर इस जगह पे आके खड़ी हो गई, जबकि ऐसा नहीं था। ये बोट एक रोइंग वेसल थी, इन्हें हाथ की मदद से चलाया जाता था। बोट्स की इन डिजाइन से पता चला कि ये एक किंग्स या फेरो की बोट थी। बोट के एरिया के पास से एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी मिला, जिसमें कुछ बर्तन और कुछ ऐसी चीजें मिली जिससे अंदाजा लगाया गया यहाँ पे शराब भी पी जाती थी और ये इबादत की जगह भी थी। जब कुछ और खुदाई की गई तो पता चला इनके चारों इतराफ में ईंट की दीवारें थी। ईंट की एक दीवार ऊपर की तरफ भी थी जिससे इसको कवर किया गया था। आखिरकार इस मिस्ट्री का पता चला ये कश्तियां एक ताबूत में थी। जैसे एक मम्मीज के ताबूत होते हैं, ऐसे ही इन कश्तियों का भी ताबूत बनाया गया था। इनकी ऊपर की तह पे एक वाइट प्लास्टर किया गया था ताकि दूर से ही नजर आ सके। ये बात तो तय थी ये दरिया नील से बहकर नहीं आई थी, क्योंकि किंग ने इनको एक ताबूत में डालकर रखा था। सवाल ये बाकी है, इनको ताबूत में क्यों रखा गया? इन्हीं बोट से कुछ फासले पर एक किंग का मकबरा मिला, जहाँ पे इस किंग की डेड बॉडीज को रखा गया था। इसमें हैरानगी की बात यह है, किंग की डेड बॉडी, इसके दोस्तों की डेड बॉडी, इसके रिश्तेदारों की डेड बॉडी और ये तमाम बोट्स एक ही टाइम पर रखी गई थी। इस बात से ये अंदाजा लगाया गया जब ये किंग मर जाता था, इसके दोस्त, इसके नौकर और रिश्तेदार खुद को खत्म कर लेते थे। उनका मानना था कि अगर हम किंग के साथ मरेंगे हमारी अगली लाइफ आसान हो जाएगी। ये इनकी रस्म थी जो इनके काफी किंग्स के टॉम से मिली। इन तमाम किंग्स को अपने खजानों के साथ इनको दफन किया जाता था। इजिप्शियन सिविलाइजेशन का टाइम 3000 बीसी से 332 बीसी तक था। ये तमाम लोग दरिया नील के पास रहते थे। अगर आज के दौर के लिहाज से देखा जाए तो ये एरिया इजिप्ट से सूडान तक का एरिया है। ये तमाम लोग छोटी छोटी कॉलोनीज की शक्ल में रहते थे। दरिया नील से वेस्ट की तरफ एक फेमस सहरा है, इसे सहारा डेजर्ट बोलते हैं। दरिया नील की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ थी। अगर आप इसको मैप पे देखें, ये दरिया नीचे से ऊपर की तरफ फ्लोट करता था। ये दरिया दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। इस दरिया की तकरीबन लंबाई 6400 किलोमीटर है। बारिशों के मौसम की वजह से दरिया नील में हर साल सैलाब आता था। ये सैलाब अपने साथ जरखेज मिट्टी लेकर आता था। इस जरखेज मिट्टी की वजह से ये लोग वहाँ खेती बाड़ी करते थे। इस खेती बाड़ी में सबसे ज्यादा जो उगाया जाता था पौधा वो पापायरस का पौधा था। उन्होंने अपने साल को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। साल का पहला हिस्सा जिसे फ्लड सीजन बोलते थे, साल का दूसरा हिस्सा जिसे प्लांटिंग सीजन बोलते थे, साल का तीसरा हिस्सा जिसे हार्वेस्ट सीजन बोलते थे। जिस साल सैलाब नहीं आता था ये समझते थे शायद हमारा खुदा हमसे नाराज हो गया है, क्योंकि इनकी इतनी जरखेज हो गई थी, इनके पास अनाज वाफर मिकदार में पैदा होता था। इनकी सोसाइटी की जो एक हायरार्की थी वो ट्रायंगल की तरह थी। इसमें सबसे ऊपर किंग यानी फेरो, जिसे आज के दौर में फेरोन कहते हैं, उसके बाद उसके वजीर और उसके बाद नोबल लोग वो जो अमीर शख्स थे, और उसके नीचे सोल्जर्स और पढ़े लिखे लोग होते थे। उसके बाद क्राफ्टमैन जिसे स्किल्स पर्सन कहते हैं, और लास्ट में फार्मर्स थे। अगर हम मजहब की बात करें तो इन्होंने हर काम के लिए अलग अलग खुदा बनाए हुए थे। ज्यादातर इनके खुदाओं की शक्ल जानवरों से और जिस्म इंसानों की तरह थी। तमाम लोग आफ्टर लाइफ पर बिलीव रखते थे। इनका मानना था मरने के बाद भी वैसे ही लाइफ है जैसे जिंदा रहने की है, इसलिए ये अपने मुर्दों को दफन करने की बजाय प्रिजर्व करते थे। इनको प्रिजर्व करने का एक प्रॉपर मेथड था, इसमें तकरीबन 3 माह लग जाते थे। इसमें सबसे पहले डेड बॉडी को वॉश करते थे, पूरी डेड बॉडी में से ऑर्गन्स निकाल लेते थे। इस ऑर्गन्स में से सिर्फ दिल को साफ कर और कपड़े में लपेट कर दोबारा बॉडी में डाल दिया जाता। दिमाग और नाक के जरिए बाहर निकाल कर फेंक देते। इस बॉडी को नमक और मुख्तलिफ केमिकल लगाकर 40 दिन के लिए रख देते थे। उसके बाद इस बॉडी को मुकम्मल तौर पर कपड़े में लपेट देते थे। इसे आज के दौर में मम्मी भी बोला जाता है। इस डेड बॉडी को एक सोने के ताबूत में डालकर उस ताबूत को लकड़ी के ताबूत में डालते थे।
आहर में पत्थर के ताबूत में रखते थे। ये प्रोसेस आमतौर पर सिर्फ बादशाह के लिए किया जाता। अगर इनकी राइटिंग की बात करें तो इनकी एक पिक्चर राइटिंग थी, इसमें 700 से ज्यादा लेटर्स थे। इनकी जुबान का मतलब आज पता लगाया जा चुका है। हिस्टोरियंस को इनका एक ऐसा पत्थर मिला इसके ऊपर वाले हिस्से में इजिप्शियन लिखी हुई थी और नीचे ग्रीस की जुबान लिखी हुई थी। दोनों जुबानों को कंपेयर करके इनकी जुबान का मतलब निकाला गया। हम अगर बात करें इनके पिरामिड्स की, जिसे उर्दू में एहराम मिस्र भी बोलते हैं, आज तकरीबन सब लोगों ने तस्वीरों में देखे हैं। इनकी बहुत ही एक अजीब हिस्ट्री है। आज से 4500 साल पहले ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज भी लोगों को हैरान करता है। इसे पिरामिड्स ऑफ गिजा बोलते हैं। इनका वजन 1 मिलियन टन था। पिछले 4000 साल तक इंसानों की बनाई हुई ये सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। अगर इस बिल्डिंग को आज की बिल्डिंग से कंपेयर करें, क्योंकि आज की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, उसका वजन 5 लाख टन है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसको कैसे बनाया गया, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई बुलडोजर थे, ना कोई क्रेन्स थी, ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिससे बड़े बड़े पत्थरों को उठाया जा सके। इसके बावजूद उन्होंने एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जो आज तक खड़ी हुई है। हिस्ट्री में हम जितना भी पीछे जाएं, इस बात का पता लगाना मुश्किल होता है ये चीज़ कैसे बनी। एक अंदाजे के मुताबिक इन पिरामिड्स को 2560 बीसी में बनाया गया। दरिया नील के पास बनाए गए ये पिरामिड्स काफ़ी तादाद में है, जिनकी तादाद तकरीबन 118 है। इनमें से काफ़ी पिरामिड्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए। इनमें जो वेल प्रिजर्व बाकी हैं वो पिरामिड्स ऑफ गिजा के हैं। इन पिरामिड्स को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया। इनके किंग्स की डेड बॉडी को वहाँ पर रखा जाता था। इनके किंग्स को फेरोज भी कहते हैं, जिसे हम उर्दू में फिरौन बोलते हैं। इसके बारे में हमारा एक मिसकंसेप्शन है, हम सिर्फ फिरौन एक ही शख्स को कहते हैं कि उस दौर में आने वाले तमाम जो किंग्स थे उनको फेरोज बोला जाता था। इनके किंग्स को जब इस मकबरे में रखा जाता था, उसके साथ तमाम खाने पीने की अशिया, सोना, जिंदगी गुजारने की जो तमाम सहूलियात थी, उनके साथ इनको रखा जाता था। असल सवाल ये है कि इनको कैसे बनाया गया। और पत्थर का वजन 2.5 टन के करीब था। इनको इक्वली काटा गया था, जबकि ऐसा कोई टूल मौजूद नहीं था उस वक्त। फिर उठाकर इतने ऊपर भी रखा गया। आमतौर पर हम फिल्मों में देखते हैं जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन से रिलेटेड बनी है, कुछ गुलाम काम कर रहे हैं और उन गुलामों की मदद से ये काम किया जाता था, कि हकीकत में ऐसा नहीं था, बल्कि इस काम के लिए एक प्रॉपर स्किल वर्कर थे। इनको तमाम लोगों की निस्बत ज़्यादा खाना दिया जाता था, ज़्यादा मजबूत बनाया जाता था। एक अंदाजे के मुताबिक पिरामिड्स को बनाने के लिए 30,000 लेबर इस्तेमाल हुई। इनको बनाने से रिलेटेड एक थ्योरी मौजूद है। 2014 की थ्योरी के मुताबिक पत्थरों को दरिया की मदद से पिरामिड्स के पास लेकर आया जाता था। इन पत्थरों को एक लकड़ी के पीस के ऊपर रखा जाता था, क्योंकि ये इलाका सारा रेत का था। रेत पे कुछ पानी इस मिकदार में फेंका जाता था ताकि फ्रिक्शन कम हो सके, और इसको घसीट कर फिर पिरामिड्स के पास लेकर जाया जाता था। तो आप कहेंगे कि घसीट कर तो इनको पिरामिड्स के पास ले गए, लेकिन इनको ऊपर कैसे लेकर जाया जाता? इसके बारे में भी एक थ्योरी मौजूद है। इनको एक स्लोप की मदद से ऊपर लेकर जाया जाता था। एक स्लोप ऐसे लगाई जाती थी पिरामिड्स पे, पत्थर को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाते। तकरीबन 20 साल में इन्होंने ये अपना काम खत्म किया। पिरामिड्स को बाहर की तरफ से लाइमस्टोन के साथ कवर किया जाता था, जो कि एक वाइट कलर का था। सहरा में ये दूर से नजर आते थे, लेकिन आज के दौर में ये लाइमस्टोन तकरीबन खत्म हो चुका है। कुछ पिरामिड्स की टॉप पर ये बाकी है, लेकिन ज्यादातर की पिरामिड्स में खत्म हो चुका है। इन पिरामिड्स की डायरेक्शन ऐसे बनाई जाती थी, नॉर्थ के सामने, साउथ के सामने, ईस्ट के सामने और वेस्ट के सामने ही आता था। आज के दौर में जब इसको चेक किया गया, तकरीबन सिर्फ 1 डिग्री का फ़र्क निकला। उस वक्त ना तो कंपास थी, ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे एक्यूरेट किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतना एक्यूरेट बनाया। इसके बारे में भी 2 थ्योरीज मौजूद हैं। एक थ्योरी तो ये है, इन्होंने सितारों की मदद से इसको एक्यूरेट किया। सेकंड थ्योरी ये है, इन्होंने सूरज के साए की मदद से इसकी डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाया, इसकी एक्यूरेट सिस्टम के साथ इसको बनाया। डिफरेंट थ्योरीज इसी वजह से बनती हैं जब हमें किसी चीज़ का एग्जैक्ट नहीं पता होता, फिर लोग डिफरेंट थ्योरीज बनाते हैं। जैसे इसके बारे में एक थ्योरी ये भी है, इसको इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।